इन जिनकी राजनीतिक बुनियाद अपराध, गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार पर टिकी हो, वो कभी सुधर नहीं सकते। इनकी सरकार में माफिया 25,000 इनामी क्रिकेट खेले, एक पुलिस कप्तान फरार है, एक मंत्री पुत्र ने किसानों पर जीप चला दी, कुचल दिया किसानों को, और एक व्यापारी कारोबार करने गोरखपुर गया तो उसे पीट करके जान ले ली उसकी। बताओ, ये है कानून व्यवस्था। पहले चरण में नाहिद हसन, दूसरे में आजम खान याद आ गए, पांचवा छठा जैसे ही फेस आएगा इनको मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद भी याद आएंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोगों का संबंध महबूबा मुफ्ती से अगर है तो हमारा संबंध मुख्तार अंसारी से तो क्या बुरा है। भारतीय जनता पार्टी का संबंध ब्रिजेश सिंह से है तो उसको तो भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं कहते हैं। तो जातिवाद और सांप्रदायिकता के भाषणों को सुन कर कि व्हाट्सएप देख कर आप बहक रहे हैं। क्यों बहक रहे हैं? समझ में नहीं आ रहा है आपको? इससे आपका विकास नहीं हो रहा है, इससे नेताओं का विकास हो रहा है। नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। क्या चुनाव में सांप्रदायिकता और ध्रुवीकरण ही मुख्य मुद्दा है? क्या चुनाव विकास के नाम पर लड़ा जाता है या नहीं लड़ा जाता? विधानसभा चुनाव के चुनावी मैदान में उतरने वाले जितने भी प्रत्याशी हैं, उनसे यदि सवाल पूछा जाता है कि आप चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़ेंगे या जातिगत समीकरण पे, तो वह कहते हैं कि हम चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़ेंगे। यदि वह विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे तो पर्दे के पीछे जातिगत आंकड़ों का समीकरण क्यों बैठाते हैं? यदि वह चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़ेंगे तो मंच से दंगों की बातें क्यों होती हैं, मंच से माफियाओं की बातें क्यों होती हैं? यदि चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़ना है तो मंच से परिवारवाद, जातिवाद, धर्मवाद की बात क्यों होती है? यह चुनाव पैसावाद पर क्यों टिक जाता है? अगर माफियाओं की चलती है, गुंडाओं की चलती है और जवान बेटा सुबह घर से गया है उत्साह के साथ और शाम को उसकी लाश घर पे लौट आए, कोई उसकी हत्या कर दे, तो उस घर का क्या उपयोग है? उस बंगले का क्या उपयोग है? उस व्यापार का, गाड़ी का, खेत खलियान का कोई उपयोग है क्या? जी हां, यदि आप अपने जीवन को सुख और शांति से जी रहे हैं, लेकिन अचानक आपके किसी अपने की हत्या हो जाए, किसी का अपहरण हो जाए, किसी का बलात्कार हो जाए, तो इस सुख और शांति का कोई उपयोग है क्या? लेकिन पिछले 5 सालों के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। अकेले उत्तर प्रदेश में करीब 20,000 हत्याएं हुई हैं। 2020 में उत्तर प्रदेश में अकेले प्रतिदिन औसतन 80 हत्याएं हुई हैं। वहीं बात यदि बलात्कार की करें तो उत्तर प्रदेश इस मामले में देश में दूसरे स्थान पर है। आंकड़ों के अनुसार अकेले 2020 में उत्तर प्रदेश में करीब 2,769 बलात्कार के मामले दर्ज किए गए। चोरी और अपहरण के मामले तो और चौंकाने वाले हैं, लेकिन हम बात कर लेते हैं आपराधिक संरक्षण की। 2017 के हुए विधानसभा चुनाव में करीब 36% आपराधिक रिकॉर्ड वाले विधायक हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। भारतीय जनता पार्टी के 312 विधायकों में से 114 विधायक आपराधिक रिकॉर्ड वाले हैं। वहीं सपा के 46 में से 14, बसपा के 19 में से 5, कांग्रेस के 7 में से 1 और निर्दलीय के 19 में से 9 विधायक आपराधिक रिकॉर्ड वाले हैं। वैसे ही सांसदों की बात करें तो सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के 61 में से 35 सांसद आपराधिक रिकॉर्ड वाले हैं। ये सभी सांसद उत्तर प्रदेश के हैं। वैसे ही बसपा के 10 में से 5, सपा के 5 में से 2 और कांग्रेस के एक ही सांसद हैं, वो भी आपराधिक रिकॉर्ड वाले सांसद हैं। कोई भी पार्टी यह नहीं बताती कि जब वो सत्ता में थी तब उसने क्या क्या किया, किस किस तरह के कार्य किए जिसका असर समाज के ऊपर पड़ा। कोई पार्टी इसका व्याख्यान चुनावी मंच से नहीं करती। हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई
पारसी समेत सभी माइनॉरिटी को यहाँ पर नागरिकता देने का रास्ता प्रशस्त हो रहा है। मैं इस बिल को फाड़ता हूँ, ये हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश करता हूँ। India has passed a new law that will make it easier for non-Muslim minorities from neighboring countries to gain Indian citizenship. दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में छात्रों पर दिल्ली पुलिस ने बर्बर तरीके से लाठीचार्ज किया है। This is what happened inside the library of Jamia Millia Islamia University. ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है। धर्म का चश्मा हटाओ, पूरा हिंदुस्तान खतरे में है। उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए मंचों से दिए गए ये भाषण और अखबारों में छपे ये भाषण चौंकाने वाले हैं। क्या इस प्रदेश की राजनीति अब केवल और केवल माफिया गुंडागर्दी पर टिकी हुई है? क्या ये पार्टियां केवल और केवल एक दूसरे पर आरोप लगाती रहेंगी? क्या ये पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगाकर जनता को गुमराह करती रहेंगी? क्या इसका समाधान कुछ भी नहीं है? क्या अखबारों में छपी ये खबरें जनता देखकर बहक जाएगी? सबसे बड़ा और सबसे गंभीर सवाल है, लेकिन इन सवालों को उठाता कौन है? इन सवालों पर चर्चा करता कौन है? इन सवालों पर विश्वास करता कौन है? सबसे बड़ा और सबसे गंभीर सवाल ये है कि जब तक आप आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक आपका विकास संभव नहीं है। उन्होंने नागरिकता संशोधन कानून और सीए के विरोध में बैठे हुए लोगों के ऊपर कार्रवाई की, लेकिन उन्होंने अपने नेताओं के भाषणों को कभी मंच से बताया नहीं कि हमारे नेताओं ने क्या किया है। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि सीएए प्रदर्शन के दौरान जिन लोगों को क्षतिपूर्ति करने के लिए नोटिस भेजा गया है उस नोटिस को वापस ले, वरना हम खुद ऐसा कर देंगे। 2019 में नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने जान माल की क्षति पहुंचाई थी। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने ऐसे प्रदर्शनकारियों को चिन्हित कर उनसे नुकसान की भरपाई के लिए नोटिस भेज दी थी। इस मुद्दे पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम यह कार्रवाई वापस लेने के लिए उसे अंतिम मौका दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको कानून के तहत प्रक्रियाओं का पालन करना होगा, कृपया इसका परीक्षण करें। हम आपको 18 फरवरी तक अंतिम मौका दे रहे हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो कानून का उल्लंघन करने वाली इस कार्रवाई को हम खुद निरस्त कर देंगे। कोर्ट ने कहा, दिसंबर 2019 में शुरू की गई यह कार्रवाई कानून के खिलाफ है और इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। कोई मुख्तार अंसारी का सहारा लेता है तो कोई ब्रजेश सिंह का सहारा लेता है, लेकिन इस चुनाव में विकास का सहारा शायद कोई नहीं लेता है, क्योंकि जमीनी हकीकत यही है कि सरकारों ने जमीन पर यदि विकास किया होता तो हमारे देश की, हमारे राज्य की, हमारे गांव की, हमारे शहर की स्थिति ऐसी ही नहीं होती। बहुत जल्द ही एक नए एपिसोड में हम प्रत्याशियों के आपराधिक इतिहास पर भी नजर डालेंगे, तो देखना ना भूलिए एबीटी न्यूज। धन्यवाद।